नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने माओवादियों के किए गए आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने 4थी बटालियन माना पहुंचकर शहीद जवान भरत लाल साहू के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। और बता दें कि बीजापुर जिले के तेरम क्षेत्र के एक दुखद घटना में माओवादियों के आईईडी ब्लास्ट में जवान भरत लाल साहू शहीद हो गए। तो वहीं इस घटना से आहत होकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि शहीद जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और समाज और सरकार उनके अमर बलिदान को समर्पित करेंगी। और साथ ही उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि साथ ही उन्होंने बताया कि अपना जन्मदिन मनाने का उन्होंने फैसला लिया है। 17 जुलाई की घटना है। बीजापुर जिला के अंतर्गत तर्रेम थाना के अंतर्गत हमारे एसटीएफ के जवान ड्यूटी से वापस जा रहे थे और एक आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें एसटीएफ के 2 आरक्षक शहीद हो गए और 4 घायल हो गए। तो आज जो रायपुर निवासी एसटीएफ के जवान भरतलाल साहू थे उनको यहां पर श्रद्धांजलि देने हम लोग आए थे। हमारे साथ हमारे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी भी हैं, श्री केदार कश्यप जी मंत्री हैं, श्री टंकराम वर्मा जी मंत्री हैं और एक नारायणपुर जिले के थे सतेर सिंह जो शहीद हुए और 4 घायल हुए हैं। कल दिल्ली से वापसी के बाद हम लोग सीधे एयरपोर्ट से रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल गए थे। हमारे दोनों डिप्टी सीएम भी थे, विजय शर्मा और श्री अरुण साव जी, और उनसे मिले हैं। खतरे से बाहर हैं हमारे आरक्षक, उन्हें किसी तरह का खतरा नहीं है और इनके शहादत को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। सर, क्या ये बौखलाहट है जिस तरह से लगातार कार्रवाई की जा रही है? हाँ, ये बौखलाहट है। इस तरह से 6-7 महीने में जब से हम लोग सरकार में आए हैं, मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और ये धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं और बौखलाहट में कराना हरकत कर रहे हैं। आप किस तरह का एक्शन रहेगा? मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है, इसका भी हम लोग को लाभ मिल रहा है और बहुत जल्दी हम लोग नक्सलवाद को समाप्त करेंगे। भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सेल की यूनिट भिलाई स्टील प्लांट में परिवर्तन के दौरान आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर दुर्ग के सांसद विजय बघेल से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि बीएसपी प्रबंधन बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा और साथ ही गाड़ी के आवागमन के लंबे समय से 2 गेट की मांग की है और साथ ही उन्होंने जगह उपलब्ध होने के बाद भी एक ही गेट खोला गया। इस तरह के मुख्य गेट पर एक ही वाहन जांच करता है और साथ ही जिसे आने और जाने वाली दोनों गाड़ियों को अकेले चेक करना होता है और समय की बर्बादी होती है। प्रबंधन के पास उचित मात्रा में जीपीएस भी उपलब्ध नहीं है, जिस कारण एक गाड़ी को अपनी बारी का इंतजार करते हुए 2 से 3 दिन लग जाते हैं और अक्सर जाम की वजह से सिर्फ ट्रैक चालक नहीं, बीएसपी के और साथ ही ठेका कर्मी भी परेशान होते हैं। और वहीं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बात सांसद विजय बघेल ने सुनी और कहा कि बीएसपी प्रबंधन से चर्चा कर समस्या का हल निकाला जाएगा। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आज दुर्ग सांसद विजय बघेल जी से कुछ अपनी समस्याएं रखने आए थे हम लोग, जो बीएसपी से रिलेटेड है। गेट की समस्या है, बीएसपी में वीटीएस की समस्या है। वीटीएस खत्म हो जाने के कारण हमारी गाड़ियां अंदर नहीं हो पाती है। बोरिया गेट में 2 गेट की व्यवस्था है पर एक गेट चालू है। एक ही जवान रहता है जो गाड़ियों को इन करता है, वही जवान गाड़ियों को आउट करता है, जिससे बाहर जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। तो हमने यही मांगे रखी कि वो गेट दोनों चालू किए जाएं। धर्म कांटे की व्यवस्था एक ही भिलाई स्टील प्लांट के अंदर बोरिया गेट में सिर्फ एक धर्म कांटा है, जिसमें सभी गाड़ियां उसी से काटा और लोड गाड़ियां भी उसी में काटा होती है, खाली गाड़ी उसी में काटा होती है। तो हमने उसको 2 कांटे की व्यवस्था करने की मांग रखी है।
रोलिंग मिल गेट में भी 2 गेट की व्यवस्था है, वहां पर भी हमने एक गेट और चालू करने की व्यवस्था के लिए मांग रखी है अपनी। तो सांसद जी ने हमारे सामने भी भिलाई स्टील प्लांट के एमडी को फोन किया था, दास गुप्ता जी को, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्दी इसका निराकरण करेंगे और सांसद महोदय जी उसके लिए लेटर भी बना के उनको भेज रहे हैं। तो हमें भी एक पूरा आश्वासन मिला है कि जल्दी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और ये समस्याओं शहर के लोगों को भी होती है, जो प्लांट के अंदर में बीएसपी कर्मी जा रहे हैं, अधिकारी जा रहे हैं, उनको भी रोज प्रॉब्लम होती है। उनकी गाड़ियां, हमारी गाड़ियों के रोज एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन रोज विवाद की स्थिति निर्मित होती है। तो अगर ये सब चीजें हो जाएंगी तो बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पिछले कुछ वर्षों से जनहित की समस्या से, श्रमिक समस्या से, टाउनशिप की समस्या से, चाहे मेडिकल का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे जनता के जो भी हो, स्वच्छ पानी का हो, सारी व्यवस्था से अपना मुंह मोड़ लिया है। सारे अधिकारी ढीठ हो गए हैं, मनमानी कर रहे हैं। 2 साल से ये बात चल रही है कि यहाँ के ट्रांसपोर्टर जो रायपुर, दुर्ग, भिलाई के उद्योगपति अपने मिल संचालन के लिए भिलाई स्टील प्लांट से माल खरीदते हैं, उनके माल का परिवहन हमारा एसोसिएशन करता है। अगर समय पर माल नहीं पहुंचेगा, इंडस्ट्री कैसे चलेगी, उनका भी नुकसान होता है। और गाड़ी वाले भिलाई स्टील प्लांट के पास इतना पैसा नहीं है कि 2 धर्म कांटा लगा दे। पहले के बने हुए गेट है, उस गेट को खोल दे। और सीएसएफ पर हम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, अरबों रुपए खर्च कर चुके। वो सीएसएफ चोर घुस जाते हैं, मारपीट करते हैं कर्मचारियों से, लूटपाट करते हैं। उनके लिए कोई ये नहीं है और आपकी गाड़ी नहीं घुस पाएगी। तो क्या बीजेपी क्या लगा दिए हैं, 200 जीपीएस सिस्टम जो होता है प्लांट को बोलते हैं, 200 गाड़ी को एंट्री देंगे और उसके बाद 150 जीपीएस सिस्टम वाला रहेगा, 50 गाड़ी वैसी रह जाएगी। कुल मिलाकर मामला ये है कि टोटल भिलाई स्टील मैनेजमेंट को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना होगा। नहीं तो रोज अच्छी लाते रहो, गंदा पानी पीते रहो। टाउनशिप जो मध्य भारत का सबसे बढ़िया टाउनशिप था, चंडीगढ़ से तुलना की जा सकती थी, आज वो एकदम झोपड़पट्टी का इलाका बन गया है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इससे पहले भी आप लोगों ने आंदोलन किया, 2 साल से ये जो मुद्दा है 2 साल से चल रहा है, आंदोलन भी हुआ है। भिलाई स्टील प्लांट कह रहा है कि ठीक है मैं गेट को खोल दूंगा, एसोसिएशन कहता है एचएससीएल वाला जो गेट है बुढ़िया गेट से लगा उसको खोल दो, हम कांटा लगा दो। गाड़ी को अंदर जाने के लिए एक ओर से, बाहर जाने को दूसरी ओर से, सारी सुविधाएं हो जाएंगी। लेकिन कर्मचारी मर जाए, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, रोज प्रॉब्लम हो जाए। भिलाई स्टील प्लांट में ऐसा लगता है कि इनको जन समस्या से कोई लेना देना नहीं है और हमारे जनप्रतिनिधि सीधे साधे हैं, वो तोड़ फोड़ करना नहीं चाहते हैं, बातचीत से मामलों को निपटाना चाहते हैं। इसका दुरुपयोग कर रहा है भिलाई स्टील मैनेजमेंट। और आप देखिए, अगर आज हमारे सांसद महोदय ने बातचीत किया है, अगर प्रबंधन नहीं जाता है इसके बड़े बड़े परिणाम होंगे। हक के लिए अपनी शहादत देने वाले हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की याद में शहर में ताजिए निकाले गए। शहर के अलग अलग हिस्से से निकले इस जुलूस में सवारी और अखाड़े भी शामिल हुए। जुलूस के दौरान जगह जगह फातिहा ख्वानी चलती रही और साथ ही दुआओं में करबला के तमाम शहीदों को याद किया गया। और वहीं इस मुहर्रम के जुलूस को देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था नजर आई। इंसानियत और इस्लाम को दोनों को बचाने के लिए जो शहादत इमाम हुसैन ने दी, उसकी याद में उनके मानने वाले इस दिन को बड़े ही फख्र के साथ और दम के साथ सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं और एक मैसेज देते हैं दुनिया के लोगों को कि ये लोगों कभी असत्य के आगे मत झुकना, जिस दिन झुक जाओगे रास्ता बदल जाएगा। उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, वो इसलिए दी कि ताकि दुनिया में इंसानियत कायम रहे और लोग सत्य को सत्य जाने और झूठ को झूठ जाने। ये वो पैगाम था और इस पैगाम को सारे लोगों ने मिलकर मनाया। और छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट ने ये कोशिश की कि एक अमन, चैन और मोहब्बत का जो मुजाहरा किया जाता है, और मुजाहरे के साथ साथ में इमाम आली मकाम इमाम हसन हुसैन को जब खिराज अकीदत पेश कर सकता है जो मुसलमान, उसने उस काम को अंजाम दिया। हम तमाम भिलाई के इमाम का शुक्रिया अदा करते हैं।
हम अपने तमाम उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया और कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। ये मोहब्बत का पैगाम था हम लोगों की तरफ से और उम्मीद करता हूं कि आपका और हमारा साथ हमेशा बना रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम निजामुद्दीन खान है। अस्सलाम वालेकुम। छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं मैं। हम लोग लगातार ये 16वां वर्ष हमारा था जो लंगर का इंतजाम छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट करती है, शाही लंगर के नाम से जो शहर जानता है। ये हमारा 16वां साल था। हम लोग करबला में हुई जो चीजें हैं, शहादत हुई, उसके उनको श्रद्धांजलि, पुलाव का लंगर था, उसके साथ आइसक्रीम थी, उसके साथ फल था। ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं। लगातार मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए भी कार्य छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट करता है। बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का जो एडमिशन में प्रॉब्लम होता है, अगर समाज मदद मांगता है तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं। कोरोना काल में हम लोग ने ऑक्सीजन के लिए काम किया था, ऑक्सीजन लोगों को मुहैया कराया था। ऐसे लगातार हम लोग काम करते रहते हैं इदारों के लिए, समाज के लिए अपने। और यही छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट का ये लंगर मुहर्रम का हम सब मिल के किए। काफी तादाद में लोग आए, एकजुट हुए, ये अच्छा लगा शहर को। शांति से कार्यक्रम निपट गया। इसके लिए सभी शहर वासियों को छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम पप्पू खान। जो नवाजी थे, बाहर से आए वो लोग थे और हमारा छबील का प्रोग्राम भी था जो करबला की याद में छबील पिलाते हैं। हम लोग लंगर किए शाम तक और एकजुट बहुत लोग जुटे इसमें। और हमारे मुस्लिम फ्रंट में कई सालों से 16 वर्षों से यही काम कर रही है और मुस्लिम कार्यक्रमों में भाग लेती है। कई ऐसे कार्य हैं जो हमारे भाई लोग मिलकर करते हैं। हमारा मुस्लिम फ्रंट में पूरे साथी हमारे जो भी हैं, ये इसका बड़ा योगदान रहता है। जांजगीर चांपा में महिला के साथ 2 सालों तक दुष्कर्म के आरोपी आरक्षक अशोक भारती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने सिटी कोतवाली जांजगीर चांपा थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई और साथ ही बताया कि अशोक भारती 2 साल से लगातार महिला के साथ डरा धमकाकर दुष्कर्म करता रहा और पुलिस होने का रौब दिखा रहा था। पीड़िता महिला ने बताया कि उसके पति के बीच 2 सालों से विवाद चल रहा था, जिसका प्रकरण परिवार परामर्श केंद्र में चल रहा था और उसी समय आरक्षक अशोक भारती परिवार परामर्श केंद्र में पदस्थ था और साथ ही इस बीच दोनों के जान पहचान हुई थी। आरोपी आरक्षक अशोक भारती वर्तमान में चांपा थाने में पदस्थ हैं और जिस पर सिटी कोतवाली थाना में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान आरक्षक अशोक भारती को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद उसे उसका जुर्म स्वीकार किया और साथ ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। पीड़िता दिनांक 17/4/2024 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके साथ अशोक कुमार भारती 2022 से उसको बहला फुसला कर उसको जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और किसी को बताने से तुम्हारा पुलिस का हूँ, तुमको मैं नहीं छोड़ूंगा, इस तरह की कई तरह की धमकी दिया गया। उसके साथ लगातार 2022 से 2024 तक लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में 17/4/2024 को एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज होने के बाद विवेचना के दौरान आरोपी को कल 17/7/2024 में विधिवत गिरफ्तार किया गया है। उसको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। सर, इनकी परिचय कैसे हो, कुछ इसका आपस में मिलजुल कैसे हो गया? पीड़िता उसके पति के साथ कुछ विवाद था, तो इस संबंध में परिवार परामर्श केंद्र में उनका चल रहा था मामला। तो उस समय आरक्षक वहीं पर पदस्थ था, तो उसी बीच इनका जान परिचय हुआ। और चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।